पिछला वीडियो में हमने 1773 एक्ट की, 1784 एक्ट की, 1786 एक्ट की चर्चा की थी। आज हम करेंगे 1813 एक्ट की चर्चा। देखिए 1813 एक्ट में सबसे पहला जो प्रावधान था, इसमें क्या किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसकी व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार का मतलब हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ सिर्फ व्यापार कर सकती थी, इसकी शक्ति थी वो समाप्त कर दी गई। यानी कि अब कोई भी व्यापारिक संगठन है या कंपनी है वो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशेषाधिकार दिया गया था कि भारत में चाय के साथ और चीन के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। यानी कि कोई अन्य कंपनी जो व्यापारिक इकाई है, जो भारत के साथ नई नई अभी व्यापार करना प्रारंभ की है, वो चाय का व्यापार नहीं कर सकती थी और चाइना के साथ यानी चीन के साथ वो व्यापार नहीं कर सकती थी। ऐसा प्रावधान 1813 में किया गया था। यानी कि कुछ विशेषाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहने दिया गया और सभी के सभी जो वाणिज्य का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक इसी प्रकार 1813 में एक और प्रावधान था कि भारतीयों पे शिक्षा पे, यानी कि भारतीयों के शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करने की प्रावधान किया गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारतीयों के एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो क्लर्क के रूप में हो और अंग्रेजी वो जानता हो, ताकि कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो। इसके लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का बजट भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था। और एक और प्रावधान था कि जो ईसाई मिशनरी थी उसको धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि वो अपना धर्म भारत में आकर के प्रचार कर सकते थे और जो भी हिंदू या मुस्लिम या जो जनजाति वर्ग थे उनको वो ईसाई बना करके अपना ईसाई बनाते थे। वो लोग इनका ऐसा ही धर्म प्रचार करते थे। तो 1813 की जो मुख्य प्रावधान थी, यही 3 प्रावधान था जो मुख्य था। इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे जो 1833 का एक्ट है। 1833 एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यह था कि जो व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो चीन और चाय के साथ जो व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था, वो भी विशेषाधिकार है वो 1833 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब पूर्ण जो विशेषाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। यानी कि कोई भी व्यापारिक जो संगठन है या कंपनी है वो भारत और चाइना के साथ व्यापार कर सकती थी। इसके तहत एक और प्रावधान था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको क्या किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल एक प्रांत था, उसका गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि उसकी जो शक्ति है उसको काफ़ी विस्तृत कर दी गई थी। और इसके साथ ही जो दास प्रथा है उसको अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए 1833 एक्ट के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, परंतु इसको समाप्त नहीं किया गया था। समाप्त है जो 1843 में किया गया था एलन ब्रो के द्वारा, लेकिन 1833 एक्ट में यह प्रावधान था। इसी में एक और प्रावधान था कि भारतीयों के साथ जो भेदभाव होती हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। यानी कि ये ऐसा घोषणा किया गया था, परंतु वास्तविकता ऐसा नहीं थी। जो भेदभाव चली आ रही थी वैसा ही व्यवहार भारतीयों के साथ किया जा रहा था, लेकिन इस एक्ट में कहा गया था कि भारतीयों के साथ भेदभाव है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। एक और ही इसके तहत एक और बड़ी उपलब्धि थी इस अधिनियम में कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था। विधि सदस्य का मतलब हुआ कि कानूनी जो विशेषज्ञ है उनको इसमें शामिल किया गया था। और भारत में जो विधि आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, वो पहले अध्यक्ष यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद जो पहले अध्यक्ष बने थे वो MC सीतारवार साहब थे। लेकिन जो 1833 में जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी उस समय मैकाले था। यानी कि भारत में आज़ादी से पहले देखा जाए तो विधि आयोग के जो पहले सदस्य थे वो मैकाले थे, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद देखिएगा तो पहले जो विधि आयोग के सदस्य थे वो MC सीतारवार साहब थे। वहीं अभी 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका रिपोर्ट आप लोग करेंट अफेयर में पढ़े होइएगा। अगला जो अधिनियम है 1853 का अधिनियम है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत जो सबसे पहला जो प्रोविज़न था इसमें, क्योंकि देखिए 1833 में क्या हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके वजह से बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, इसकी प्रशासनिक को संभालना देखभाल करना बड़ी चुनौती होती थी। इसके लिए एक सेपरेट बंगाल का गवर्नर जनरल अलग से नियुक्त किया गया था 1853 एक्ट के तहत। और कंपनी में जो नियुक्तियाँ है पहले डायरेक्टर सब करती थी, उसकी नियुक्तियाँ अब डायरेक्टर न करके डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार जो कंट्रोल बोर्ड है और उसके सदस्यों के वेतन का जो निर्धारण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी न करके अब ब्रिटिश संसद करने लगी थी। यानी कि वेतन का सिर्फ निर्धारण है ब्रिटिश संसद करती थी।
लेकिन वेतन का जो भुगतान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को करनी पड़ती थी। जैसे आज भी देखिएगा कि भारत सरकार न्यूनतम मजदूरी तय कर देती है, न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो तय करती हैं, परंतु जो उससे काम करवाता है आधा उनको करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार उस समय जो ब्रिटिश संसद है वो न्यूनतम वेतन है जो तय कर दी थी, लेकिन आधा कंपनी को करना पड़ता था। ठीक इसी प्रकार इस अधिनियम में एक और प्रावधान था कि जो कंट्रोल बोर्ड में डायरेक्टर की संख्या थी उसको 24 से घटा करके 18 कर दिया गया था, और 18 में से 6 की नियुक्तियां है यानी कि मनोनीत है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार से आज हमने 3 अधिनियम पढ़े हैं, 1813 के एक्ट, 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट। जय हिंद, जय भारत।